नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। कई बार अपने नेताओं की वजह से फजीहत झेल चुकी कांग्रेस इस बार पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान से कटघरे में खड़ी हो गई है। राहुल ने जय सरगना को मसूद जी कह दिया है और इस पर बवाल खड़ा हो गया। पहले दिग्विजय सिंह के ओसामा जी, अब राहुल गांधी के मसूद अजहर जी। जी हां, पहले तो कांग्रेस के सेकेंड लेयर के नेता आतंकियों का नाम लेने के बाद उन्हें इज्जत देना नहीं भूलते थे, लेकिन अब कांग्रेस के टॉप मोस्ट नेता यानी खुद कांग्रेस अध्यक्ष ही आतंकियों को इज्जत नवाजने लगे हैं। अब ये 56 इंच वाले छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये 16 आने सच है। कांग्रेस अध्यक्ष ने देश के गुनहगार जय सरगना मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित किया है। एक बार फिर सुनिए राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने मसूद को इज्जत बख्शी है। एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए। बीजेपी ने मसूद अजहर जी वाले बयान के लिए राहुल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में मसूद अजहर जी कहा है। किसको? जो एक दुनिया का बड़ा आतंकवादी है। किसको? जिसने सैकड़ों हिंदुस्तानियों की आतंकवाद में हत्या करवाई है। एक तरफ राहुल गांधी निशाने पर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता इसे राहुल गांधी की भाषा की शालीनता करार दे रहे हैं। अगर जी बोला है तो ये भाषा की शालीनता होती है, मगर मसूद अजहर को किसने पहुंचाया पाकिस्तान, भारत की जेल से छुड़ा के किसने उनको हवाई जहाज पे बैठाल के पहुंचा दिया पाकिस्तान, भारतीय जनता पार्टी को राहुल जी के इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए। अब कांग्रेस के नेता अपने लीडर के बचाव में जो कह ले, राहुल ने गलती कर दी है और ये ऐसी गलती है जिसके लिए 2019 के इस महासमर में उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। इधर यूपी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मसूद अजहर को जी कहना ये बहुत शर्मनाक है, ये देश का अपमान है, ये शहीदों का अपमान है। थोड़ी बहुत भी अगर शर्म कांग्रेस अध्यक्ष में है तो उन्हें देश की जनता से और जो शहीद हुए हैं, जो जैश के हमले में शहीद हुए थे, पूरे देश से उनको माफी मांगनी चाहिए। इधर देवरिया में शहीद की पत्नी ने राहुल गांधी के मसूद अजहर को जी कहने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। राहुल गांधी जी जो जी का शब्द लगाए हैं, हमारे पति शहीद हुए हैं, इसके लिए हमें तो बहुत दुख की बात है। हम सुने हैं तो एक नेता हो के ऐसे आतंकवादियों की तरफ से ऐसे जी शब्द लगा रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत कष्ट है। कहते हैं राजनीति में न कुछ सही होता है न कुछ गलत होता, वही है जिससे मतलब सदता हो। लोकसभा चुनाव तारीखों की घोषणा को लेकर शुरू हो गई बहस भी इसी बात को साबित करती है। रमजान में चुनाव की तारीख क्या आ गई कि सियासी घमासान शुरू हो गया है, लेकिन क्या रमजान में चुनाव होने से मुश्किल होगी या फिर यह सवाल इसलिए कि कुछ पार्टियों को इसमें अपना फायदा नजर आ रहा है। बहस होगी, रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन ने जो डेट्स अनाउंस की हैं उसमें 6, 12 और 19 को भी वोट डालने का ऐलान किया गया है, जबकि 5 मई को रमजान मुबारक का चांद देखा जाएगा। अगर ये डेट्स या रमजान से पहले रख ली जाएं या ईद के बाद भी इलेक्शन करवा लिया जाए तो बेहतर है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही मौलाना फरंगी महली ने रमजान को लेकर जो विवाद शुरू किया, उसने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया। अलग अलग पार्टियों और धर्मों के नेता दो खेमे में बंट गए। सबसे पहले उनके बयान जिन पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। और रमजान के अंदर यकीनन चाहेंगे लोग कि किसी तरह
जो मुस्लिम वोट है, अक़लियत के वोट है, उनकी परसेंटेज कम हो जाए। ये सारे खेल सरकार खेल रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जब उनका रमजान का महीना चल रहा होगा, मई जून के दोपहरिया में, आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो दिन भर लाइन में खड़े होकर वोट देंगे? हालांकि कुछ रोजेदार मुसलमान नेताओं ने इसका स्वागत किया और कहा कि ये महीना इबादत का है, लिहाजा ईमानी जज्बे के साथ वोटिंग होगी। कि रमजान में इलेक्शन आने से मुसलमानों का जो ईमानी जज्बा होता है, जो रूहानी उनका जो लेवल होता है, वो ज़्यादा होता है और मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन पोलिंग परसेंटेज बढ़कर होगा। इसको क्यों रमज़ान से जोड़ रहे हैं? अरे भाई, उस दिन तो बहुत अच्छी बात है, हमको ये लंच वंच ख़ास तौर से हमारे ख़वातीन को पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। घर में तो फ्री होंगे, सबके सब निकल के वोट डालेंगे, दबा के वोट डालेंगे। हमारा मजहब इस बात के लिए कतई नहीं रोकता है कि आप धंधा करना बंद कर दीजिए, आप और रोज़ा रख के ऑफिस में ना जाइए, आप बाहर ना निकलिए, लोगों से मिलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोज़ा किसी चीज़ के लिए नहीं रोकता। रोज़ा हम रखते हैं ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए। हमारे और उसके बीच का मसला होता है। उधर सीएम योगी भी विपक्ष की इस फितरत पर विफर पड़े। तो ये रमजान मनाए ना, कौन इनको रोक रहा है रमजान मनाने से? पर्व और त्योहार भारत की संवैधानिक परंपरा के पार्ट हैं। ये दुर्भाग्य है कि इतनी संकीर्ण मानसिकता के साथ कांग्रेस और विपक्षी दलों के द्वारा इस प्रकार की ओछी टिप्पणियां करना, तो मैं सचमुच इनकी इन हरकतों पर मुझे ताज्जुब होता है और अफसोस भी होता है। बड़ा सवाल ये कि जब इबादत के इस मुकद्दस महीने में मुसलमान अपने घर परिवार और रोजगार से जुड़े सारे काम कर सकते हैं, तो क्या लोकतंत्र की इबादत की खातिर वोटिंग नहीं कर सकते? न्यूज़ 18 ब्यूरो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इसमें उन्होंने विपक्ष के उस आरोप को दुर्भाग्यपूर्ण कहा जिसमें वो ये कह रहे थे कि चुनाव की तारीखें राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने इस सवाल का भी जवाब दिया कि इस बार बीजेपी के कितने सांसदों का टिकट कटेगा। भारत की सेना के गौरव और शौर्य पराक्रम पर प्रश्न उठाना मुझे लगता है देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। पहली ही सर्जिकल स्ट्राइक में पूर्वोत्तर के सभी आतंकी कैंपों को नष्ट करना, दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक में कश्मीर के आतंकवादियों की कमर तोड़ना और एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को पूरी तरह नेस्तनाबूद करना, ये केवल जो कांग्रेस के लिए नामुमकिन था, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के लिए जो नामुमकिन था, और नामुमकिन आज मुमकिन हुआ है। मुझे लगता है पूरा देश मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए उतावला है। आखिर ये लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे। पूरे देश में 270 से अधिक जिले नक्सलवाद से त्रस्त हो चुके थे। ये कांग्रेस और उसके सहयोगियों का एक काले कारनामे थे। किसी भी संवैधानिक संस्था पर इस प्रकार का प्रश्न उठाना यह अपने आप में ही इन लोगों को संदेह के घेरे में खड़ा कर देता है। ये लोग कभी सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाते हैं, कभी केक पर उंगली उठाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाते हैं। आखिर ये कौन सी संवैधानिक निष्ठा है विपक्ष की? चुनाव की तारीखों के ऐलान पर जो विपक्ष है कांग्रेस में, सभी लोग सियासत कर रहे हैं कि रमजान का वक्त है। तो ये रमजान मनाए ना, कौन इनको रोक रहा है रमजान मनाने से? पर्व और त्योहार भारत की संवैधानिक परंपरा के पार्ट हैं। चुनाव प्रचार आप दिन भर कर सकते हैं, चुनाव के दिन मतदान कर सकते हैं, इसमें कहां से पर्व और त्योहार आड़े आते हैं? कहा जा रहा है कि जिन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं होगा उनके टिकट काटे जाएंगे। देखिए, अभी हम लोग इस पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ रहा है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। काम के दम पर बाकी नेताओं से इतर अपनी छवि बनाने वाले गडकरी ने इस बार नेताओं और उनकी शिक्षा पर तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है।
काम के दम पर बाकी नेताओं से इतर अपनी छवि बनाने वाले गडकरी ने इस बार नेताओं और उनकी शिक्षा पर तंज कसा है। जो मेरिट में आता है वो IAS ऑफिसर होता है, जो फर्स्ट क्लास में पास होता है वो चीफ इंजीनियर होता है, और जो 3 बार फेल होता है वो मिनिस्टर होता है। ना कोई लाग, ना कोई लपेट, ना ही कोई भूमिका, बस सीधा अटैक। लेकिन अटैक किसी विपक्षी नेता पर नहीं। इस बार लपेटे में भारतीय राजनेताओं की पूरी जमात है। जो मेरिट में आता है वो IAS ऑफिसर होता है, जो फर्स्ट क्लास में पास होता है वो चीफ इंजीनियर होता है, और जो 3 बार फेल होता है वो मिनिस्टर होता है। गडकरी का ये तंज किसी एक पार्टी के नेताओं पर नहीं, बल्कि अनपढ़, बदतमीज और एक गैर जिम्मेदार शख्सियत की छवि गढ़ने वाले उन तमाम नेताओं को आईना है जो विकास को अंगूठा दिखाकर सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। जाहिर है काम के दम पर अपनी पहचान रखने वाले नेता नितिन गडकरी का ये बयान किसी को भी रास नहीं आ रहा होगा, फिर चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या विपक्ष। बिंदास गडकरी के कड़े बोल। फर्स्ट क्लास अफसर, नेताजी फेल। गडकरी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने खुद को पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाने की खबरों को भी एक बार फिर से विराम दिया और कहा कि उनके लिए देश सेवा ही सर्वोपरि है। स्वार्थ की राजनीति करने वाले नेताओं के बीच गडकरी अपनी अलग पहचान रखते हैं और इसकी तस्दीक विपक्ष के रवैयों से भी कई बार जाहिर हुआ है। लेकिन सियासत का एक सबक है, दुश्मनों का पसंदीदा घर का भेदी कहलाता है। ऐसे में सवाल ये है कि विपक्ष की तारीफ पाने वाले गडकरी की ये बेबाकी कहीं उनकी अपनी पार्टी पर तो भारी नहीं पड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बागपत जाटों का गढ़ माना जाता है, लेकिन इसी गढ़ से पिछले चुनाव में चौधरी अजीत सिंह को सत्यपाल सिंह ने मात देकर बीजेपी का परचम लहराया था। इस बार ये सीट गठबंधन के खाते से आरएलडी के पास आ गई है और जयंत चौधरी यहां से किस्मत आजमा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार यहां बीजेपी का कमल खिलता है या फिर आरएलडी का परचम लहराया जाता है। बागपत लोकसभा की देश की वीवीआईपी सीटों में गिनती होती है, क्योंकि इस लोकसभा ने देश को चरण सिंह जैसे प्रधानमंत्री दिए हैं। हालांकि बागपत को आरएलडी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद बागपत लोकसभा पर बीजेपी का कब्जा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी गढ़ और जाटलैंड माने जाने वाली लोकसभा सीट बागपत पर भी इस बार पूरे देश की नजरें हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह यहां से ही सांसद रह चुके हैं और उनके बाद बड़े चौधरी साहब के बेटे चौधरी अजीत सिंह ने यहां पर कई बार चुनाव जीता। लेकिन 2014 में चली मोदी लहर के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां परचम लहराया और मुंबई पुलिस के कमिश्नर रह चुके सत्यपाल सिंह सांसद चुने गए, जबकि अजीत सिंह इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे थे। बागपत लोकसभा का इतिहास। बागपत लोकसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई। पहले चुनाव में यहां जनसंघ और दूसरे चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन इमरजेंसी के बाद यहां 1977 में हुए चुनाव से ही क्षेत्र की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। 1977, 1980 और 1984 में लगातार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह यहां से चुनाव जीते। बाद में अजीत सिंह 6 बार यहां से सांसद रहे। 1989, 1991, 1996, 1999, 2004 और 2009 में अजीत सिंह बागपत से सांसद रहे। सिर्फ 1998 में हुए चुनाव में यहां हार का सामना करना पड़ा और साल 2014 में ही वह तीसरे नंबर पर ही पहुंच गए। बागपत लोकसभा क्षेत्र का समीकरण। मेरठ और बागपत जैसे क्षेत्र से जुड़े बागपत में 16 लाख से भी अधिक वोटर हैं। इनमें करीब 9 लाख जाट हैं। यही कारण है कि रालोद यहाँ पर मजबूत है। जाट समुदाय के वोटरों के बाद यहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। बागपत लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें सिवालखास, छपरोली, बड़ौत, बागपत और मोदीनगर विधानसभा सीटें हैं। इसमें सिवालखास मेरठ जिले की और मोदीनगर गाजियाबाद जिले से आती है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में इसमें सिर्फ छपरोली में राष्ट्रीय लोकदल ने जीत दर्ज की थी, जबकि बाकी 4 सीटों पर बीजेपी जीती थी। अजीत सिंह पर भारी पड़ी मोदी लहर। जाटों का गढ़ माने जाने वाले बागपत में राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका तब लगा जब पिछले लोकसभा चुनाव में उनके प्रमुख अजीत सिंह को यहां से हार झेलनी पड़ी। बीजेपी के सत्यपाल सिंह ने इस सीट से 2 लाख से भी अधिक वोटों से जीत दर्ज की, जबकि अजीत सिंह को 20% से भी कम वोट मिले। 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे। सत्यपाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी, कुल वोट मिले 4,23,475 यानी 42.2%।
गुलाम मोहम्मद समाजवादी पार्टी कुल वोट मिले 2,13,609 यानी 21.3%। चौधरी अजीत सिंह राष्ट्रीय लोकदल कुल वोट मिले 1,99,516 यानी 19.9%। राष्ट्रीय लोकदल के लिए अस्तित्व की लड़ाई। 2019 का लोकसभा चुनाव रालोद के लिए अस्तित्व की लड़ाई माना जा रहा है। कभी ये सीट रालोद का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में सूपड़ा साफ हुआ। यहाँ तक कि अजीत सिंह ही हार गए, जिसे एक बड़ा झटका माना गया। अजीत सिंह ने इस बार अपनी विरासत को जयंत चौधरी को सौंप दिया है। गठबंधन प्रत्याशी के रूप में जयंत चौधरी इस बार मैदान में है। बागपत में जो जीत का फैसला है वो जाट और मुस्लिम वोटर करता है। एक बार फिर यहाँ जाट और मुस्लिम गठजोड़ प्रत्याशी की जीत का फैसला करेगा। शहजाद अली, न्यूज़ 18, बागपत। और चुनाव की तारीखों के साथ ही दल बदल का खुला खेल शुरू हो गया है। अपनी अपनी सुविधा और मौके के मुताबिक नेता एक पाले से दूसरे पाले में छलांग लगाने लगे। जहां तरक्की पर बल वही अपना दल, जहां न मिला टिकट वहां से लिए कट, जहां मिला मौका नेताजी ने मारा चौका। दल बदल का खुला खेल। तीन जगह तीन तस्वीरें, लेकिन कहानी का मजमून एक। मौके के मुताबिक तीनों जगहों पर नेताजी अपनी पार्टी बदल रहे हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां बीजेपी ने टीएमसी और कांग्रेस पार्टी में सेंधमारी की और दावा किया कि अभी और खेला जाएगा ये दल बदल का खेल। देखिए, काल परसों में और बड़ा आदमी वो ज्वाइन करेगा। आतंक खत्म हो रहा है और वो लोग सब तृणमूल छोड़ के भाग रहा है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय की मौजूदगी में दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में जिन्होंने अपनी पार्टी बदली है वो हैं डॉक्टर गौतम घोष, कांग्रेस से बीजेपी, राकेश कुमार सिंह, कांग्रेस से बीजेपी, देवयानी दास गुप्ता, टीएमसी से बीजेपी। गौतम घोष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। राकेश कुमार सिंह कोलकाता कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, तो वहीं देवयानी दास गुप्ता तृणमूल कांग्रेस के लीगल सेल को देखती थी। पश्चिम बंगाल में अब ये लोग बीजेपी के लिए काम करेंगे। कल तक ये जिस पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए थे, अब उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। सुनिए पश्चिम बंगाल में क्यों पाला बदलने की होड़ मची है। बंगाल का कुचबिहार से काकद्वीप तक जो आदमी है सब लाइन देके क्यों कलकत्ता में क्यों दिल्ली में सब भाजपा में शामिल है। कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए राकेश कुमार सिंह पर 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। उनके मुताबिक कांग्रेस पार्टी अब पश्चिम बंगाल में सिर्फ टीएमसी के हाँ में हाँ मिला रही है। वो वही बोल रही है जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी कह रही है। ऐसे में टीएमसी से टक्कर लेने के लिए उन्हें दल बदलना पड़ा है। सुनिए अपने केस को लेकर क्या कह रहे हैं राकेश कुमार सिंह। एक भी मर्डर केस और एक भी ऐसा केस नहीं, और सब केस मेरा पॉलिटिकल केस है। मैं तो खुल के बोला कि मेरे ऊपर में 42 केस है, लेकिन 42 केस जो भी है रास्ता घेराव का केस है। 40 केसेस जो है मेरा जो है वो आंदोलन का केस है। कांग्रेस को सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि गुजरात में भी झटके लग रहे हैं। सोमवार को पार्टी को दोहरा झटका लगा। विधायक जवाहर चावड़ा के बाद सौराष्ट्र के एक और कांग्रेसी विधायक पुरुषोत्तम सांवरिया बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं दूसरी ओर जामनगर ग्रामीण से विधायक रहे वल्लभ भाई धरविया के भी इस्तीफे की बात सामने आई है। खबर है कि वल्लभ भाई भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पश्चिम बंगाल और गुजरात में बीजेपी सेंधमारी कर रही है, तो वहीं वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश की सत्ता में सेंधमारी करना चाहते हैं। तेलुगु एक्टर और कॉमेडियन अली ने वाईएसआर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अली ने पार्टी के अध्यक्ष और राज्य में विपक्ष के नेता जगन मोहन रेड्डी से उनके आवास पर मुलाकात कर पार्टी में शामिल होने की अपनी इच्छा जताई थी। दल बदल का ये खेल ना तो नया है न ही आखिरी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही पूरे देश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद संजय ककड़े ने रविवार को ऐलान किया कि वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के दिशा निर्देश में काम करेंगे।
दरअसल संजय को पुणे से लोकसभा का टिकट चाहिए था, जो बीजेपी ने देने से इनकार कर दिया था, तो संजय ने पाला बदल लिया। मतलब साफ है, विचारधारा की बात अब बेईमानी है। अब तो मौका परस्ती ही सियासत की असली कहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और जैसा कि आप जानते हैं, डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, जो कि 31 मार्च है। इसलिए हम आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर इसे ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे थे चुनावी महाभारत 2019 का महाभारत। धन्यवाद।